सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना ने पेंशन में भी 5% इजाफे की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तनख्वाहों में इजाफा होना ज़रूरी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना की 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एडहॉक अलाउंसेस को भी बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की मंजूरी दी गई। तो वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दी है। काबीना ने पेंशन में भी 5% इजाफे की मंजूरी दी है। मुश्किल की इस घड़ी में तनख्वाहों में इजाफा होना ज़रूरी है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। जबकि मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना की 10% इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। एडहॉक अलाउंसेस को भी बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की मंजूरी दी गई है। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत का ये बड़ा रिलीफ है। यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, 15% तनख्वाहें बढ़ेंगी और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एडहॉक अलाउंसेस को भी बुनियादी तनख्वाह में ऐड किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें, वफाकी काबीना ने जो वफाकी बजट है 2022 और 23 की मंजूरी दे दी है और इसमें जो 15% इजाफा है वो तनख्वाहों में किया गया है सरकारी मुलाजिमीन की, जबकि 5% इजाफा जो है वो पेंशन में किया गया है। इसके साथ साथ जब ये तजावीज़ सामने रखी गई 10% इजाफे की सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया और वफाकी काबीना के अरकान ने भी उसको मुस्तरद किया और फौरी तौर पर ये फैसला किया गया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए 15% इजाफा जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया जाए। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने से 71 अरब 69 करोड़ का बोझ जो है वो खजाने पर पड़ेगा और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुश्किल हालात में सरकारी मुलाजमीन को जो है उनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाहों में इजाफा जो है वो नागुज़ीर है। इसलिए 10% की जगह 15% का जो इजाफा है वो कर दिया गया है और अब जो माली साल के जो बजट है 2022-23 का उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा 15 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल तिजारती खसारा 27 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल बरामदात 37 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का तखमीना है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दरामदात 65 अरब 60 करोड़ डॉलर्स रहने का तखमीना है। जी हाँ, आपको बताएं, दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल तरसीलात का 33 अरब 20 करोड़ रहने का हदफ भी सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी। जी शुएब, आका की जगह। जी, जो आइंदा बजट है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि टारगेट आ रहे हैं बड़े चैलेंजिंग है। खास तौर पे बरामदात के हवाले से तकरीबन $7 बिलियन का जो है वो इंक्रीज आइंदा माली साल के अंदर आएगा और तकरीबन $37 अरब से ज़ायद की जो है वो हमारी एक्सपोर्ट होंगी। तो इम्पोर्ट इस वक्त $72 अरब है, उनको कम करके कोशिश की जाएगी कि $65 अरब पर लाया जाए। जो रेमिटेंसेज हैं उनको तकरीबन $35 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत कोशिश करेगी कि महंगाई की जो शरह है उसको 11.5% तक महदूद किया जाए, जो इस वक्त तकरीबन 13% के लगभग है। साथ साथ जो फीसद आमदनी है उसको 3,58,000 रुपये से जायद का जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत कोशिश करेगी कि जो GDP का साइज है उसको 78,917 अरब रुपए तक पहुँचाया जाए और जो करंट खसारा है उसको $15 अरब तक मदद किया जाए। तो खासा चैलेंजिंग जो है वो टारगेट नए माली साल में है, जो कि आज एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अंदर मंजूर हो गए हैं। बजट में मंजूर होने के बाद इन पर जो है अमल दरामद यकम जुलाई से शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शुएब निज़ामी। अभी आपको बताएं कि पंजाब का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया गया है। सूबाई तरक्याती बजट 683 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तालीम की बात करें तो तरक्याती बजट 56 अरब, सेहत के लिए 173 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, पंजाब के बजट की एलोकेशन किस तरह से है? जी बिल्कुल, सालाना तरक्याती प्रोग्राम को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा रकम सेहत के शोबे के लिए मुख्तस की जा रही है। तरक्याती मनसूबों में 173 अरब रुपए मुजमली तौर पर सेहत के शोबों पर खर्च करने की
तजवीज़ दी गई है, जिसमें स्पेशल हेल्थ केयर के लिए 151 अरब रुपए और प्राइमरी हेल्थ केयर के मंसूबों के लिए 22 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी जा रही है। जबकि दूसरे नंबर पर शहरात के लिए 78 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और ये नई शहरात बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। आबपाशी के शोबों के लिए 27 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी इमारत की तमीर और मरम्मत के लिए 30 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। वाटर सप्लाई के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि साफ पानी की फराहमी के लिए 11 अरब 95 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ शहरी तरक्की के लिए 21 अरब, ज़राअत के लिए 14 अरब और 112 मंसूबों में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है, जिसमें नए आलात के साथ नए मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे, इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। पंजाब के तरक्याती बजट को काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा, इजलास से पहले, जिसके बाद इसे पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा और इसकी हतमी मंजूरी ली जाएगी। तो हमारे ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना की रस्मी मंजूरी तकरीबन इसके बारे में हो चुकी है, ताहम हतमी मंजूरी काबीना के आइंदा इजलास में ली जाएगी, जिसके बाद इसे बजट में शामिल कर दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब का बजट पेश करने के लिए इजलास बुला लिया गया, ताहम सूबे में कोई वजीर खजाना ही नहीं, जिसके बायस कई मामलात इल्तिवा का शिकार हैं। पंजाब में वजीर खजाना के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय नहीं पाए गए। पीपल्स पार्टी उस्मान महमूद को, जबकि नून लीग मुश्तबा शुजा रहमान को वजीर खजाना बनाना चाहती है। दूसरी तरफ पंजाब का बजट इजलास बुला लिया गया है, ताहम ये इल्म नहीं कि बजट पेश कौन करेगा। वजीर खजाना न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पंजाब का वजीर खजाना नून लीग का ही होगा। फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब भी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर गए, तो उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक परवेज़ अली साहब का ताल्लुक है, ना कोई बातचीत हुई है, ना कोई रब्ता हुआ है, ना कोई किसी किस्म की कोई डील है। तरीके एतमाद टेबल कैसे होगी? लास्ट टाइम भी 5 मिनट के अंदर तिलावत कराई गई और वो घंटियाँ बजा के इजलास को फारग कर दिया गया। इस दफ़ा उम्मीद है कि घंटियाँ जो हैं वो बजेंगी, मगर हम इस दफ़ा कामयाब होंगे और ये इस तरीके तमक्कुमात को आगे लेकर चलेंगे। देखिए, वो इम्कान ये है कि पीपल्स पार्टी की मशावरत के साथ नून लीग से होगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। वो उनको लगता है कि जहाँ पे हम बैठते हैं वो शायद बड़ी मुकद्दम जगह है, ऐसा तो नहीं है। अगर ये आप रिपोर्ट मांग रहे हैं और इसके ऊपर आप कंटेम्प्ट के ऊपर आपने पहले भी एक ऑर्डर लिखा, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि लोगों के घरों में घुस के जिस तरीके से आधी रात को औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई, चादर चार दीवारी का, मेरे ख्याल में जो रेड जोन से कहीं ज़्यादा अहम ये बात है कि आपने लोगों के बेडरूम में आधी रात को घुसे, औरतों को आपने बेइज्जत किया, उसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। रेड जोन की रिपोर्ट की अहमियत नहीं है। कई लोग गए होंगे, हम कई लोग नहीं गए, इमरान खान तो नहीं गए। असल इम्पॉर्टेंस ये है आप वो चार्ज कब ले रहे हैं, और लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से आज हमने देखा कि जो सेशन कोर्ट में एक जज ने जुर्रत का मुजाहरा किया और राना सनाउल्लाह के ऊपर पर्चा दर्ज किया, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसके साथ इस तरह से सलूक करेंगे कि हमारे जो कारकुनान हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनकी इज़्ज़त का अदालतें तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगी, तो यकीनन फिर आप 130 नंबर पे तो पहले ही हैं। अब पता नहीं इससे नीचे आप किधर जाना चाहते हैं। बहरहाल ये तो अदालतों का अपना मामला है, वो इसको कैसे देखती हैं। मेरी नज़र में आपको ये केस साथ साथ चलाने चाहिए, और जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, पुलिस ने तशद्दुद किया है हमारे लोगों के ऊपर, और आज का जो वाक़या है जिसमें दहशतगर्दी में ये क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी अपने सियासी मुखालफों को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के पर्चे पे नामज़द कर रहा है। यहाँ पे शरीफ हुकूमत अपने मुखालफों को दहशतगर्दी के पर्चों में, ये जो दोनों बिज़नेस पार्टनर हैं नरेंद्र मोदी और शरीफ फैमिली, इनकी जहनीत भी उतनी ही फाशिस्ट है। आप देखें जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं। अभी मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, जो उन्होंने एक्स डेकोरेटेड सोल्जर्स के बारे में जो बात की, जो उन्होंने एक्स
پاکستان کی ایکس سروس مین سوسائٹی کو تو چلیں آپ سوسائٹی کے بارے میں بات کر لیں, اس میں بڑے لوگ ہوں گے جو آپ کو پسند نہیں ہیں, کئی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ان پہ تنقید ہو سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے مریم نواز نے پاکستان میں شہیدوں کو انسلٹ کیا, غازیوں کو انسلٹ کیا. دیکھیں میں جیلم سے ہوں, ہمارا جو پورا پوٹوہار ہے, ہمارا تو قبرستان ہی کوئی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں. ہمارے جو غازی ہیں انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں. یہ سننے, مریم نواز سے یہ سننے کے لیے تو گولیاں نہیں کھائی ہیں کہ آپ ہیں کون اور اپنے اعزاز جو ہیں واپس کریں پھر کریں. وہ جو آپ کا ایک تحفہ جو کیپٹن صفدر کے نام سے مشہور ہے, اس کے پاس تو کوئی اعزاز ہے ہی نہیں, اس نے کیا واپس کرنا. تو آپ فوجیوں کے, میں یہ سمجھتا ہوں جو ایکس سروس مین, اسپیشلی ہمارے سپاہیوں کی جو انسلٹ, ہمارے تو پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اور اب تو خیر سندھ اور بلوچستان میں بھی کوئی گاؤں, کوئی خاندان ایسا ہے ہی نہیں جس میں کہ ایکس فوجی نہیں ہے. اور جس طریقے سے ان کی بے عزتی کی گئی, جس طریقے سے ان کو مخاطب کیا گیا, میں اس کے اوپر شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. سارے لوگ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب یا ان کے ساتھ جو ایک جتھا چل رہا ہے نوکرانیوں کا, آپ اس لہجے میں ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ فوجی سارے جو ہیں یہ بڑے محترم ہیں, اور ان کے لیے آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن احترام کا دائرہ کار جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا. خود اس وقت آپ کی سیاست کے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر آپ کا عالم یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند مہینے پہلے 2 لوگوں نے جن کو اسپیکر نے ایوان کے اندر بدتمیزی کرنے کے اوپر سسپینڈ کیا تھا, انہوں نے, مریم نواز نے ان 2 لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ اسپیکر کے منہ پہ مار کے آ جائیں. ایک جاوید عباسی تھا جو ہزارہ سے ابھی ان کا وزیر ہے, اور ایک کیپٹن صفدر کا بڑا بھائی تھا, سالہ صاحب تھے مریم نواز کے. وہ دونوں ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے, اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں آپ کو. یہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اوپر ایک گرپ ہے, عمران خان کی سیاست کے اوپر جو کنٹرول ہے. آپ اندازہ لگائیے 131 MNA نے عمران خان کے ایک حکم کے اوپر استعفیٰ دیا, اور اسپیکر نے ٹل کا زور لگا لیا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں, لوگ ان کے پاس آئیں. ایک بھی MNA جو ہے وہ اسپیکر کے پاس نہیں گیا. یہ آپ کو عمران خان کی یہ سیاسی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسی بھی MNA کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا حلقہ ہے, وہاں پہ آپ نے استعفیٰ دیا اور وہ آپ نے اس کو جو ہے اس کو قبول کروایا. یہ ایک ناول چیز ہے, کبھی اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے آج بجٹ تو آ ہی رہا ہے, اتنی گرمی ہے باہر. اسلام آباد جیسے شہر میں آج درجہ حرارت آپ سمجھیے کہ گرم ترین زون میں. اس کے بعد جو باقی ملک میں, جیکب آباد میں, میرپور خاص میں, وہاں تو حشر ہی ہو گیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اس کے بعد بجلی بھی نہیں, انتہائی گرمی, اور اس کے بعد بجلی بھی نہیں ہے. بجلی کیوں نہیں ہے؟ ایندھن منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اپنے کھابوں کے پیسے ہیں, ایندھن کے پیسے نہیں ہیں. 54 لوگ منہ اٹھا کے ترکی چلے گئے, اور اتنے بیوقوف ہیں. یہ بھی نہیں, پہلے شہباز شریف صاحب نے پہلے انکوائر کرنے کی زحمت کی کہ ترکی تو خود ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن سے گزر رہا ہے, ان کی تو اپنی معیشت کی حالت بڑی پتلی ہے. تو یہ بردگان سے جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں کو پیسے دے دیں. ان کے دماغی معائنے کی ضرورت, اس طرح کی حرکتیں. پھر آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے برٹش ہائی کمیشن میں عمران خان سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہر چیز صحیح ہوگی, بڑی چیز اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی آپ کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. جب آپ جس آدمی کے پیچھے ہیں کم از کم وہ آپ کو بے عزت نہیں کرائے گا. کبھی آپ سنیں گے کہ عمران خان فارن آفس کے ذریعے برٹش ہائی کمیشن کو فون کرے کہ جناب میں آپ کا مہمان خصوصی بننا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ان کے ذہنی حالت کا. میں نے 1-2 گوروں کو کہا وہاں پہ کہ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا, اگر آپ کے کچھ $بلین جو ہیں وہ پاکستان میں لگے ہوتے
تو آپ بھی پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ آپ کا بھی یہی حالات ہوتے ہیں. تو اس کو آپ اس تناظر میں لیں. یہ پاکستانیوں کی ایک جرنل ہیبٹ نہیں ہے, یہ ہماری عادت نہیں ہے اس طرح سے. اور پھر جس طرح سے وہ کیک کھلا رہے ہیں, مجھے تو شکر ہے چمچ سے ہی کھلا رہے تھے. میں نے تو کہا یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کو کیک منہ میں ڈالتے ہیں دوسرا منہ سے لے لیتے ہیں, شکر ہے وہ نہیں کیا. لیکن بہرحال اب پتہ نہیں انہوں نے یہ غریب عوام کا سوچ رہے ہیں. اسی 15% تنخواہوں میں سرکاری ملازمین کے اسی اعلان کی طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, عوام دیکھے گی کہ آج جو پارلیمان میں بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے وہ غریب دوست بجٹ ہے, وہ عوام دوست بجٹ ہے, وہ بجٹ ہے جو نظر آئے گا کہ ملک کے اندر معاشی استحکام کیسے پیدا کیا جاتا ہے. اور ایک مستحکم معیشت 2018 میں عمران خان کو ملی تھی, اس نے کس طرح معاشی بدحالی میں کنورٹ کی, اور جس کا بوجھ آج پاکستان کی عوام کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہ عوام دیکھے گی کہ کس طرح ایک دفعہ پھر موجودہ حکومت نے اس مشکل معاشی حالات کے باوجود جو عمران خان کی دیوی مہنگائی ہے, عمران خان کی دیوی بے روزگاری ہے, عوام کے اوپر کس طرح یہ بجٹ ایک طرف معاشی استحکام کی طرف ملک کو لے جانے کا ویژن ہوگا, دوسری طرف غریب کو ریلیف دینے کا بجٹ ہوگا, اور صنعت, کاروبار اور تجارت کو فروغ دینے کا بجٹ ہوگا. اور زراعت کے لیے جو اعلانات اور زراعت کے لیے, آئی ٹی کے لیے, صنعت کے لیے اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے, اسی طرح نوجوانوں کے لیے تاریخی اعلانات کرنے جا رہے ہیں. اور یہ وہ وقت ختم ہو گیا کہ سرکاری ملازمین سڑکوں پر ہو اور وزیر اعظم آرام کی اور سکون کی نیند سو رہا ہو. وہ وقت ختم ہو گیا کہ جس وقت عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہو اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہو تو وزیر اعظم سویا ہوا ہو اور صبح اٹھ کر کہے کہ مجھے ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کی پرائس بڑھ گئی ہے. وہ وقت ختم ہو گیا کہ وزیر اعظم یہ کہے کہ میں آلو, ٹماٹر اور پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آیا. اب انشاءاللہ آلو بھی سستے ہوں گے, ٹماٹر بھی سستے ہوں گے, آٹا بھی سستا ہوگا, چینی بھی سستی ہوگی انشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف یہ مشکل وقت ہے. ملک کے غیر معمولی صورتحال سے عمران خان کی نالائکی اور نااہلی اور چوری اور کرپشن سے نکالا جا رہا ہے. اس میں عوام کو, کاروباری حلقوں کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. یہ مشکل وقت گزر گیا, انشاءاللہ گزر جائے گا. ہم نے کر کے دکھایا تھا, ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اس مشکل وقت سے گزر جانے کے بعد عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے, کاروباری حلقوں کے لیے آمدنی کے اندر انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. انشاءاللہ یہ حکومت صرف اور صرف آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے, عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے, کس طرح ان کو ریلیف دینا ہے. وزیر اعظم رات کو سوتا نہیں ہے, میں اس بات کی گواہ ہوں, تمام کابینہ اس بات کی گواہ ہے, تمام کولیشن پارٹنرز اس بات کی گواہ ہیں کہ آج ملک کا وزیر اعظم چین کی نیند سو نہیں رہا کیونکہ عوام جو ہے اس کے ریلیف کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو ایک تو 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے کابینہ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈ ہاک ریلیفز ہیں ان کو مرج کرنے کا حکم دیا. تھوڑا جا چاہیے ریکویسٹ کرنی چاہیے
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कह रही हैं कि गरीब दोस्त आवाम दोस्त बजट पेश करने जा रहे हैं। ये बजट गरीब को रिलीफ देगा। ज़राअत, IT, सनत और फूड सिक्योरिटी के लिए और नौजवानों के लिए तारीखी बजट आ रहा है। और इसके साथ साथ आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आज वज़ीर आज़म कि आज वज़ीर आज़म आपके साथ इस दुख और तकलीफ में साथ खड़ा है। वो वज़ीर आज़म हाउस में और बनी गाला में की तरह वज़ीर आज़म सो नहीं रहा। आज वज़ीर आज़म सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए, आपकी रिलीफ के लिए और मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम। आज वज़ीर आज़म दुख और तकलीफ में आपके साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और कह रही हैं कि गरीब दोस्त आवाम दोस्त बजट पेश करने जा रहे हैं।